हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने राजस्थान बोर्ड की 12th क्लास बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 22 है, मानव का पाचन तंत्र, उसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टोटल 3 यूनिट जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एमसीक्यू अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक, आप राजस्थान बोर्ड से हो और आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन एमसीक्यू को देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो जो हैं वो 3 यूनिट के पहले डाले हुए हैं और ये वाला ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी एमसीक्यू वही सिलेक्ट किए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है, यानी कि अडल्ट जो ह्यूमन है उसमें डेंटल फार्मूला जो होता है, दंत सूत्र जो होता है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, अपने जानते हैं कि मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक जिनको इंसीजर कहा जाता है, कैनाइन्स जिनको रदनक कहा जाता है, प्री मोलर्स जिनको अगर च्वर्णक कहा जाता है, और मोलर्स जिसको च्वर्णक कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है, उसी के आधार पर ये दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला दिया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन जो है वो पहला सही है अपने पास। देखो, इंसीजर की संख्या जो है वो ऊपरी के आधे जबड़े में 2 होती है, तो यानी ऊपर के टोटल जबड़े में कितनी होगी, 4। कैनाइन की जो संख्या है, रदनक की जो संख्या है, ऊपर के आधे जबड़े में 1 होती है। अगर च्वर्णक की संख्या ऊपर के आधे जबड़े में 2 होती है, च्वर्णक की संख्या ऊपर के आधे जबड़े में 3 होती है, और अगर इसको आप 2 से गुणा कर दोगे तो ऊपर का पूरा जबड़ा जो है वो 16 दांत, उसके अंदर 16 दांत जो प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार सेम ही वैसी की वैसी ही संख्या निचले जबड़े में होती है, 2, 1, 2 और 3। ये नीचे के आधे जबड़े की है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 16 और नीचे भी 16। यानी कि शॉर्ट में आप ये याद रख सकते हो कि हमारा जो डेंटल फार्मूला है वो है 2, 1, 2, 3, और इसके नीचे भी 2, 1, 2, 3, और इसको मल्टीप्लाई 2 से, मैथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई नहीं करना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से, दोनों में ही 16-16 दांत जो है वो हो जाएंगे। ये जो है ये इंसीजर के लिए हैं, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर हैं और ये मोलर हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए जो हुए हैं इनमें से एक ऐसा भाग है जो मानव शरीर में सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास जो है वो है डेंटाइन है, कॉन्ड्रीन है, इनेमल है और कैरोटीन है। तो अपने देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा मोस्टली कि सबसे कठोर भाग जो है वो इनेमल होता है। इनेमल क्या होता है बच्चों, कि दांतों के ऊपर जो इन्वेल्प होता है, जो दंत वलक बोलते हैं हिंदी के अंदर, आपने दांत की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, 3 भागों में बांटा जाता है दांत की संरचना को, शिखर, ग्रीवा और मूल, यानी कि जड़। तो शिखर वाला भाग जो है वो सफ़ेद रंग की एक कठोर संरचना जो ऊपर पाई जाती है इसके, उसको कहा जाता है इनेमल। ठीक है, तो ये मानव शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, कठोर भाग है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, थर्ड अपने पास क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पेप्सिनोजन एंजाइम सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये कहाँ स्त्रावित होता है। पेप्सिनोजन एंजाइम जो है ये अमाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है, अमाशय से। सेकंड, पेप्सिनोजन जो है ये अक्रिय एंजाइम है, यानी कि ये एक्टिव नहीं होता। इसका जो एक्टिव रूप है पेप्सिनोजन का वो है पेप्सिन, ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने अभी बताया क्योंकि स्त्रावित तो पेप्सिनोजन किया जाता है, लेकिन जो काम करने वाला है वो कौन है, पेप्सिन। तो इस पेप्सिनोजन के अक्रिय रूप को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम HCl द्वारा किया जाता है। ये भी अपने देखेंगे कि HCl का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं। तो ये 2-3 बातें पहले पता होनी चाहिए। पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो अमाशय से संबंधित है, पहली बात। सेकंड, पेप्सिनोजन एंजाइम अक्रिय होता है, इसका सक्रिय रूप पेप्सिन है। ये प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। अक्रिय रूप से सक्रिय रूप में बदलने का काम HCl द्वारा किया जाता है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं, सेल्स कौन कौन सी हैं। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास,
ऑक्जेंटी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं हैं, कलश कोशिकाएं हैं और फोर्थ एग्जाम्पल अपने पास पेनीथ कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव करने वाली कोशिकाएं, वो अपने पास है मुख्य कोशिकाएं। देखो इनका एक और भी नाम है, मुख्य कोशिकाओं को इंग्लिश में चीफ सेल्स बोलते हैं। इसका एक और भी नाम है, अगर आपको एग्जाम में ये मिलता है जाइमोजन कोशिकाएं, तो मुख्य कोशिकाओं को जाइमोजन कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो आपको या तो मुख्य कोशिकाएं मिलेगा और या जाइमोजन कोशिकाएं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास जो है वो है HCl का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं। देखो HCl जो है ये भी अमाशय से ही रिलेटेड है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपने जानते हैं, कभी आपने सुना होगा कि एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी किससे संबंधित है? अमाशय से। अगर आप तला भुना ज़्यादा खाना खा लेते हो तो उससे एसिडिटी जो होने वाली प्रॉब्लम है वो इसी के कारण है। इसका स्राव थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो जिससे अपने अमाशय की जो दीवारें हैं उनमें जलन होने लगती है, जिसको अपने सामान्य भाषा में एसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस HCl का स्राव करने वाली कोशिकाएं, क्योंकि ये अमाशय से संबंधित है तो कोशिकाएं अमाशय की भित्ति में ही पाई जाएंगी, और उन कोशिकाओं का नाम है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो है इनके द्वारा HCl का स्राव किया जाता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं को हिंदी में बोलते हैं अम्लजन कोशिकाएं। तो ये तो नाम नहीं देगा आपको एग्जाम में, क्योंकि इससे तो पता ही चल जाएगा कि अम्ल मतलब HCl का स्राव करने वाली कोशिकाएं। लेकिन इनका एक और भी नाम है, इनको पेराइटल सेल्स कहा जाता है, PARIETAL, पेराइटल सेल बोलते हैं, या हिंदी में ही इनको भित्तीय कोशिकाएं कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं मिल सकता है, पेराइटल सेल्स मिल सकता है, भित्तीय कोशिकाएं मिल सकता है। तो HCl का स्राव करने वाली कोशिकाएं अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, पेराइटल सेल्स या भित्तीय कोशिकाएं होती हैं। अब अपने दिमाग में बच्चों के एक क्वेश्चन आता है कि सर जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके कारण एसिडिटी होती है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो बच्चों, एक ज़रूरत तो मैंने अभी भी पीछे बता के आया हूँ आपको कि पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है, उसको सक्रिय रूप में चेंज करने वाला कौन है? HCl है। सेकंड, क्योंकि ये एसिड है, अम्ल है, तो जो अपना भोजन जैसे ही अमाशय में जाता है तो भोजन को गलाने का काम करता है। ये भोजन को जल्दी गला देता है, जिससे उसका डाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके, पाचन हो सके। अगर भोजन के साथ कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है हमारे स्टमक में, तो वो अम्लीय माध्यम में जो है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो HCl वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी डाइजेशन के लिए। तो इसीलिए इनका स्राव करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से छोटी आंत का भाग नहीं है। तो देखो अपने जानते हैं कि छोटी आंत जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, और पहले उनके अगर 3 भागों के नाम पता होंगे तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही अपना जो है अपने को पता लग जाएगा। तो पहला भाग जो होता है छोटी आंत का वो होता है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये इंग्लिश के U आकार जैसी इसका साइज होता है, तो ये भी अपने को आकृति होती है, ये पता होना चाहिए। सेकंड भाग जो अपना होता है वो होता है अगर शुद्रांतर, जिसको जेजेनम बोलते हैं अपने। तीसरा भाग जो होता है वो होता है शुद्रांतर, जिसको इलियम बोलते हैं, जो आगे बड़ी आंत से जुड़ता है। तो ये 3 भाग तो छोटी आंत के होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, U आकृति का होता है। जेजेनम बहुत ही छोटा भाग है जो ग्रहणी और शुद्रांतर को जोड़ता है। और तीसरा जो है वो शुद्रांतर या इसको इलियम कहते हैं, और ये आगे बड़ी आंत से जुड़ता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में ड्यूडेनम तो है भाग इसका, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर शुद्रांतर भी भाग होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इलियम भी भाग होता है छोटी आंत का, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा उंडूक या सीकम। सीकम जो है ये बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग आप यहीं याद कर सकते हो। एक तो यही आ गया सीकम, ठीक है, जिसको उंडूक बोलते हैं हिंदी में। दूसरा भाग जो है वो इसका कॉलन हो जाएगा, और तीसरा भाग जो है इसका वो रेक्टम, या जिसको मलाशय कहा जाता है। तो ये बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है केरकरिंग के वलय पाए जाते हैं। देखो केरकरिंग के वलय होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आंत भित्ति जो है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है, उसमें जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा यानी कि श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका जो 2 स्तर होते हैं, ये एक दूसरे में वलित होकर
8 mm की संरचनाएं बनाते हैं। इस संरचनाओं को कहा जाता है फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, कैरकरिंग के वलय। तो ये मैंने अभी बताया छोटी आंत से संबंधित है ये संरचनाएं, तो ऑप्शन जो है आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, छोटी आंत में। कैरकरिंग के वलय जो है वो छोटी आंत में पाए जाते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है निम्नलिखित में से लाइसोजाइम का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं। अब लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम आंसुओं में भी पाया जाता है हमारे, और लाइसोजाइम जो है वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणुनाशी होता है ये। लेकिन क्योंकि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपने ये देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइसोजाइम का स्राव करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन आंतरिक कोशिकाएं हैं, पिनीत कोशिकाएं हैं, पेनेथ भी लिखा हुआ मिलता है, कलश कोशिकाएं हैं और अम्लजन कोशिकाएं हैं। तो इसमें से अम्लजन कोशिकाएं तो अपने जानते हैं पीछे करके हैं HCl का स्राव करती हैं। कलश कोशिकाएं जो हैं ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ये क्या करती हैं? श्लेष्मा का, म्यूकस का स्राव करती हैं। ठीक है, और आंतरिक कोशिकाएं जो हैं ये आंतररस का स्राव करती हैं, जिसमें वेरियस टाइप के एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो आगे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब अपने पास ऑप्शन आता है एक बचा पेनेथ कोशिकाएं। ये पेनेथ कोशिकाएं या पेनीत कोशिकाएं जो हैं इनके द्वारा लाइसोजाइम का स्राव किया जाता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, पाई कहाँ जाती हैं? ये भी कहाँ पाई जाएंगी? छोटी आंत में पाई जाती हैं, उसकी भित्ति में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास है ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूनर ग्रंथियां जो हैं इनका पहले काम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये बताया था कि कलश कोशिकाओं का कार्य क्या था? श्लेष्मा का स्राव करना। ब्रूनर ग्रंथियों का कार्य भी श्लेष्मा का स्राव करना होता है, और ये पाई जाती हैं छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी मुख्यतः कौन से भाग में? अगर ये ऑप्शन मिलता है ग्रहणी भाग में पाई जाती हैं। ब्रूनर ग्रंथियां जो है ये छोटी आंत से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपने पास है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या है। तो ये आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा कि मनुष्य में लार ग्रंथियां जो हैं वो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और बच्चों आप नाम भी बता दो, 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो है वो सबलिंगुल है, अधोजिह्वा जिसको बोलते हैं। सेकंड जो है वो अधोजंब है, सब मैक्सिलरी बोलते हैं। और तीसरी जो है वो पैरोटिड है। ठीक है, तो 3 जोड़ी जो है दोनों और वो पाई जाती हैं लार ग्रंथियों मनुष्य में। तो 3 जोड़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। लार में जो एंजाइम इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, ये पेप्सिन जो है ये अमाशय से संबंधित है, रेनिन भी अमाशय से संबंधित है, बच्चों में पाया जाता है, प्रोटीन का पाचन करता है, कैसीन प्रोटीन का। और पेप्सिन जो है ये अडल्ट के स्टमक से रिलेटेड है और ये भी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन, और इसका काम भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। और क्योंकि लार जो है वो मुख गुहा में स्त्रावित की जाती है, तो इसका मतलब भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो अपने पास है पित्त का स्राव करने वाला अंग है, या आप ये भी कह सकते हो कि पित्त का स्राव करने वाली कोशिकाएं किस अंग से संबंधित हैं, या ये भी कह सकते हो पित्त का निर्माण करने वाला अंग है। तो देखो 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल बेसिक पता होना चाहिए कि पित्त का निर्माण जो है वो हमारी लिवर सेल्स करती हैं, यकृत कोशिकाएं करती हैं। पित्त रस का निर्माण तो लिवर सेल्स द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको बाद में स्टोर किया जाता है किसके अंदर? पित्ताशय के अंदर। तो सिंपल आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि पित्त रस का निर्माण करता है कौन सा अंग? यकृत। और पित्त रस को रिलीज करता है बाद में, यानी कि यहाँ आप ये कह सकते हो कि पित्त रस को स्टोर करने वाला, अगर संग्रह करने वाला क्वेश्चन आता है आपके, तो उसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? पित्ताशय हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या लिखोगे आप? लिवर सेल्स या यकृत करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफुर कोशिकाओं का कार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ स्राव की जगह ज़्यादा अच्छा वर्ड जो है वो निर्माण पढ़ना। ठीक है, ओके। कुफुर कोशिकाओं का कार्य है, तो कुफुर सेल्स सबसे पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ पाई जाती हैं? लिवर में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका काम,
देखो लिवर जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन भी करता है, पित्तरस का भी निर्माण करता है, लेकिन जो कुफुर कोशिकाएं हैं लिवर में उनका काम है बक्षकाणु प्रकृति की होती हैं वो, ठीक है। ये मृत आरबीसी जो है उनको मारने का काम करती हैं, ओके। तो बक्षकाणु नेचर की हैं तो इनका यही काम है, ये डेड आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है यकृत कोशिकाएं कौन से विटामिन का संश्लेषण व संचय करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ अगर तो वर्ड आता है सिर्फ संचय करती हैं तो फिर तो ऑप्शन डी भी आएगा, विटामिन डी का भी स्टोर करती हैं ये, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, संश्लेषण व संचय करती हैं, यानी निर्माण भी करती हैं और स्टोर भी करती हैं, तो इसका आंसर आएगा विटामिन ए, ठीक है। अगर सिर्फ संचय होता तो इसका ऑप्शन ए भी था और डी भी था, लेकिन यहाँ क्योंकि संश्लेषण भी पूछा गया है तो ये आएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14 नंबर जो है, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं हैं। अग्नाशय में तीनों कोशिकाएं जो नीचे लिखी हुई हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित हैं, लेकिन अपने से पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती हैं, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, या जिसको आप डायबिटीज़ बोलते हो, वो रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो बाकी सेल्स हैं इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स भी अपने याद रखने हैं। अल्फा सेल्स जो हैं इनसे स्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो ग्लूकेगोन है, ये याद रखना आप, ठीक है। ग्लूकेगोन हार्मोन है और इसका काम हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाना कितना का, कि वो कंट्रोल में रहे। तो देखो बीटा सेल जो है वो कम कर रही हैं जबकि अल्फा सेल बढ़ा रही हैं। ग्लूकोज का लेवल एक निश्चित रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो दोनों ही सेल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स लिखा हुआ है और इसको डेल्टा सेल्स भी बोलते हैं। इनसे 3 तरह के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन व सीरोटोनिन। तो ये सीरोटोनिन जो है इसमें से इसको अपना जो मूड है ना, तो उसको बनाए रखने के लिए बनाए रखने वाला हार्मोन जो है वो सीरोटोनिन माना जाता है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं उनको ये संकुचित करता है, यानी कि क्या करवाता है, ब्लड का फ्लो जो है हमारी पूरे शरीर में उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। और अगर पूरे शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, हमारी सेल्स वगैरह को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो व्यक्ति का मूड हमेशा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा भाई। तो सीरोटोनिन जो है ये मूड हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो 3 तरह के हार्मोन याद रखने हैं इससे आपको, सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन व सीरोटोनिन। कौन सी सेल्स करती हैं ये, डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स जिसको कहा जाता है, अग्नाशय से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन अपने पास, ये पहले भी बता चुके हैं, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा में स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, और वहीं से हमारा जो भोजन है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, भोजन की जगह क्या लिख देगा, प्रोटीन, तो फिर इसका आंसर मुख गुहा नहीं होगा, इसका आंसर होगा कौन, अमाशय से, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है ट्रिप्सिन जो है, पेप्सिन जो है वो किससे संबंधित है, अमाशय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर, वो है वसा पाचक एंजाइम है, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसमें से 3 एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पाचन करने वाले हैं, जिसमें से पेप्सिन अमाशय से, रेनिन भी अमाशय से बच्चों में पाया जाता है, और ट्रिप्सिन जो है ये छोटी आंत से संबंधित है, ठीक है। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो है वो हो जाएगा कौन सा, लाइपेज। ये तीनों के तीनों जो हैं बताए हैं ये प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है, जबकि लाइपेज वसा का पाचन करके उसको वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। देखो भोजन का पाचन जो है अमाशय से शुरू हो जाता है, अमाशय में कुछ अवशोषण होता है, जैसे औषधियाँ वगैरह हैं जो वहाँ पर अवशोषित होती हैं, और छोटी आंत जो है वो तो मुख्य ही संबंधित ही किससे है, पाचन और अवशोषण से है। और छोटी आंत का भी कौन सा भाग सर्वाधिक पाचन में,
तो अगर इसका आंसर तो छोटी आंत हो ही गया कि सर्वाधिक पाचन और अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। लेकिन अगर छोटी आंत का भी पर्टिकुलर भाग पूछे आपसे तो वो कौन सा भाग है, ग्रहणी भाग में। भोजन का सर्वाधिक डाइजेशन जो है वो कौन से भाग में होता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। क्योंकि आप जानते हो कि छोटी आंत में आंतरीय रस प्लस अग्नाशयी रस और प्लस पित्त रस, ये तीनों अपना जो है वो फंक्शन करते हैं, अपना जो है वो काम करते हैं। तो सर्वाधिक पाचन जो है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यानी अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से सिक्रिएट होने वाला रस है, उसमें प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये आपको काफ़ी हद तक आप बच्चों को आ गया होगा कि पेप्सिन जो है ये अमाशय से संबंधित है, तो ये तो नहीं होगा। रेनिन जो है ये भी अमाशय से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। लाइपेज जो है ये पाचनी वसा का करता है, यहाँ किसका पूछा गया है, प्रोटीन का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अपने पास कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वसा में विलय, यानी कि जो विटामिन दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। यानी 3 विटामिन तो ऐसे हैं कि जो फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं, विलय हैं, लेकिन एक नहीं है। तो देखो इसका एक ट्रिक होती है, जैसे कहा जाता है कि अधिक खाओगे तो मोटे हो जाओगे, और अधिक को ऐसे लिखते हैं ADE, अधिक खाओगे तो मोटे, और मोटे का मतलब होता है फैटी हो जाओगे। तो देखो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये फैट में डिजोल्व होते हैं, वसा में विलय होते हैं, और यहाँ पूछा है वसा में विलय नहीं है। तो देखो A तो आंसर नहीं होगा इसका, तो B होगा, क्योंकि B नहीं है इन तीनों में, D भी नहीं होगा और K भी नहीं होगा। तो वसा में विलय एंजाइम विटामिन जो है वो कौन नहीं है, विटामिन B। और वसा में तो ये 4 हैं विलय, और अगर जल में पूछ ले तो B व C जो हैं ये जल के अच्छे तैराक हैं। यानी कि जल में विलय विटामिन पूछे तो कौन कौन से हैं, B व C हैं, और वसा में पूछे तो कौन कौन से हैं, ADE, K हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास जो है वो है विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है। तो देखो यहाँ आपके 4 क्वेश्चन कवर होंगे इस एक क्वेश्चन में। सबसे पहले विटामिन A की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता रात्रि में बिल्कुल भी। तो विटामिन A की कमी से होने वाला रोग जो है वो रतौंधी है। ठीक है, और पहला देखिए रिकेटस जो है ये विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। किससे है, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें हड्डियां वगैरह जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग जो है वो स्कर्वी है, जिसमें मसूड़ों में से रक्त आता है। विटामिन ये C की कमी से होता है। और विटामिन B कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन है, बेरी है। तो 4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, विटामिन A की कमी से होने वाला रतौंधी, B से बेरी, C से स्कर्वी और D से रिकेटस। तो ये थे अपने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ किए हैं अपने, और बहुत अच्छे से आपको करने हैं। इनकी PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी बार। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट MCQ सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।